नमस्कार। टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट शिक्षण अभिक्षमता परीक्षण के अध्ययन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज पुनः कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों का हम लोग अध्ययन एवं विश्लेषण करते हैं। स्कूल में सह पाठ्यक्रम गतिविधियों का प्रमुख उद्देश्य है। को करिकुलर एक्टिविटीज का ऑब्जेक्टिव या एम्स क्या है? संतुलित व्यक्तित्व को प्राप्त करने के लिए छात्रों की मदद करना, कक्षा की सामान्य दिनचर्या से राहत प्रदान करना, दुनियादारी के लिए छात्रों को दिशा निर्देश प्रदान करना, छात्रों की आवश्यकताओं के लिए प्रत्यधिकृत संतुष्टि प्रदान करना। तो मेन ऑब्जेक्टिव जो है को करिकुलर एक्टिविटीज की वह बी नहीं है, सामान्य दिनचर्या से राहत देना यह मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है। और जो दुनियादारी है, वर्ल्ड ऑफ वर्क है, उसके लिए भी तैयार करना इसका मुख्य उद्देश्य नहीं है और नहीं डी है। इसका उद्देश्य है संतुलित व्यक्तित्व विकसित करना, तो इसलिए इसका उत्तर ए होगा। स्कूल के अध्ययन सूची की योजना किसके संगत होनी चाहिए? करिकुलम की योजना प्लानिंग किसके संगत होनी चाहिए? अतीत में स्कूल की सामान्य संस्कृति, छात्रों के लक्ष्य उद्देश्य और रुचि, शिक्षक का प्रशिक्षण और रुचि, विभिन्न विषयों में उपलब्ध पाठ्य पुस्तक। तो जो करिकुलम होना चाहिए वह उपलब्ध पाठ्य पुस्तक भी नहीं हो सकता, शिक्षकों का प्रशिक्षण भी नहीं हो सकता और स्कूल की सामान्य संस्कृति जो पहले रही है वह भी नहीं हो सकता। पाठ्यक्रम जो है वो करिकुलम है, उसकी प्लानिंग, उसका जो कुछ भी है वो छात्रों के लक्ष्य उद्देश्य और रुचि के अनुसार ही हो सकता है। तो छात्र प्रमुख है, न तो स्कूल की संस्कृति प्रमुख है, न शिक्षक का प्रशिक्षण और न ही उपलब्ध पाठ्य पुस्तक। इसका आंसर बी ही होगा। स्कूल पर्यवेक्षण की प्रभाविता का आकलन इनके अनुसार किया जाना चाहिए। अर्थात किसके अनुसार? जो असेसमेंट ऑफ स्कूल ऑब्जर्वेशन, इसका हम किसके आधार पर करें? अधिक से अधिक समुदाय की संतुष्टि, अधिक से अधिक व्यक्तिगत संतुष्टि, कक्षा दुर्व्यवहार में कमी, शिक्षा के लक्ष्यों की ओर अधिक से अधिक छात्रों की प्रगति। तो इफेक्टिवनेस ऑफ स्कूल ऑब्जर्वेशन जो है, सुपरविजन है, उसका जो आकलन है वह हम लोग डी से ही कर सकते हैं। बाकी ए बी सी का कोई ज्यादा मतलब नहीं है। तो कितना छात्र प्रगति कर रहे हैं अपने लक्ष्यों की ओर, शिक्षा के लक्ष्यों की ओर, वही मापदंड हो सकता है। तो इसलिए डी इसका आंसर होगा। शिक्षक का पहला कर्तव्य किसके प्रति है? समुदाय, विद्यार्थियों, विषय जो वह पढ़ाता पढ़ाती है, या स्कूल के प्राधिकारी वर्ग। तो स्कूल के जो अधिकारी हैं उसके प्रति उसका पहला कर्तव्य नहीं हो सकता और समुदाय के प्रति भी नहीं, विषय तो होगा ही नहीं, इससे पहला कर्तव्य विद्यार्थी होगा, बी होगा, स्टूडेंट्स होंगे। शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है छात्रों के विकास पर पूर्ण ध्यान देना, उपचारात्मक सहायता प्रदान करना, प्रभावी शिक्षा प्रदान करना, कक्षा में व्यवस्था तथा अनुशासन बनाए रखना। सबसे महत्वपूर्ण कार्य बी और डी तो होगा नहीं। उपचारात्मक सहायता प्रदान करना जब भी आवश्यक हो वो विशेष परिस्थिति में उत्पन्न होता है, और व्यवस्था या अनुशासन बनाए रखना महत्वपूर्ण कार्य नहीं है, वह एक कार्य तो है लेकिन महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ पर ए और सी हमें अट्रैक्ट कर रहा है, छात्रों के विकास पर पूर्ण ध्यान देना और प्रभावी शिक्षा प्रदान करना। इन दोनों में ए हमें चयन करना चाहिए क्योंकि मुख्य लक्ष्य भी वही है कि विकास पर पूर्ण ध्यान देना। तो इसलिए यहाँ पर हम आंसर ए देना उचित होगा। स्कूली बच्चे उस शिक्षक से शैक्षिक दृष्टि से सबसे बुरी तरह प्रभावित होते हैं जो, अर्थात किस तरह के शिक्षक से सबसे अधिक बुरी तरह से प्रभावित होते हैं बच्चे? चार विकल्प हैं। भावनात्मक रूप से अपरिपक्व होते हैं, जो शिक्षक भावनात्मक रूप से अपरिपक्व होते हैं, अपने विषय को आंशिक रूप से समझता है अथवा आंशिक पकड़ है, विषय वस्तु को एकीकृत नहीं कर सकता, तार्किक रूप से अपने विषय को संगठित नहीं कर सकता। तो किस प्रकार का शिक्षक होगा जो बुरी तरह से प्रभावित करेगा, बैडली इफेक्ट करेगा स्टूडेंट्स को? बी सी और डी है वह उसकी कुछ कमजोरियां हैं जो विषय वस्तु से संबंधित है, और ए जो है उसके पर्सनालिटी से संबंधित है।
इमोशनली इमैच्योर होना शिक्षक के लिए बहुत ही बुरी बात है। ऐसा शिक्षक सही मायने में बच्चों का विकास नहीं कर सकता। भले ही उसके विषय में पकड़ कितना ही अच्छा हो, लेकिन अगर इमोशनली इमैच्योर है, वह अपने इमोशन पर उसका काबू नहीं है, उसका नियंत्रण नहीं है, तो बच्चे बहुत बुरी तरह से प्रभावित होंगे, उस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए बी सी डी फिर भी चल जाएगा, लेकिन ए नहीं चलेगा। ए इसका आंसर होगा। यही सबसे अधिक प्रभावित करेंगे ऐसे शिक्षक। कक्षा अनुशासन का प्रमुख लक्ष्य डैश को बढ़ावा देना है। क्या बढ़ावा देना है कक्षा अनुशासन का प्रमुख लक्ष्य? अच्छे अध्ययन की स्थिति, अच्छे विद्यार्थी आचरण, कक्षा में शांति और व्यवस्था, छात्रों की ओर से आत्मनिर्भरता। यहाँ पर प्रथम दृष्टि में चारों ही अट्रैक्ट कर रहा है। तो मेजर गोल ऑफ क्लासरूम डिसिप्लिन क्या होना चाहिए? तो चारों ही हमें अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन डी जो है उसको अगर हम देखें इंग्लिश वर्जन, सेल्फ डायरेक्शन ऑन द पार्ट ऑफ स्टूडेंट्स, बच्चों को, इसको हम लोग हिंदी में कहें तो छात्रों का स्वनिर्देशन। तो जो डिसिप्लिन का लक्ष्य है वह ए बी सी तीनों ही है और डी भी है स्वनिर्देशन के अर्थ में। लेकिन अगर हमने स्वनिर्देशन की क्षमता विकसित कर दिया बच्चों में कि वे अपना निर्देशन स्वयं कर सकें, अपना नियंत्रण स्वयं कर सकें, तो हमारा डिसिप्लिन डेवलप करने का जो भूमिका है एज ए शिक्षक, वह पूरा हो जाता है और तब ए बी सी भी पूरा हो जाएगा। इसलिए डी ही इसका आंसर होगा, सेल्फ डायरेक्शन ऑन द पार्ट ऑफ स्टूडेंट्स। जैसा कि कक्षा के लिए लागू होता है, अभिप्रेरण में शिक्षक की भूमिका अनिवार्य रूप से डैश का विषय है। अर्थात अभिप्रेरणा में, मोटिवेशन में शिक्षक की भूमिका अनिवार्य रूप से क्या है? बच्चों में आवश्यकताओं को जागृत करना, जागरूक और चेतन विद्यार्थियों की ऊर्जा को रचनात्मक दिशा की ओर प्रवाहित करना, नई रुचि पैदा करना, उसके साथ आकर्षक प्रोत्साहन देता है जो छात्रों के पहुंच में हो। तो अभिप्रेरणा में अनिवार्य भूमिका क्या होगी शिक्षक की? तो यहां पर भी चारों ही अट्रैक्ट करता है, लेकिन जो अभिप्रेरणा देना है उसमें सबसे अच्छा है कि बच्चों का जो एनर्जी है वह कंस्ट्रक्टिव दिशा में उसको प्रवाहित कर देना है, उसको एक चैनल दे देना है, चैनलाइज कर देना है कंस्ट्रक्टिव, रचनात्मक या सृजनात्मक दिशा की ओर। तो जब हम ऐसा करते हैं तो वाकई में बच्चे मोटिवेटेड सही मायने में होंगे। तो चारों ही सही हैं, लेकिन मोस्ट सुटेबल आंसर यहां पर बी होगा। शिक्षक को एक नया विषय या पाठ विकसित करने में किसके साथ शुरुआत करनी चाहिए? एक नया विषय शुरू करना है या एक नया पाठ शुरू करना है, तो क्या से किससे शुरुआत करें? विषय का सिंहावलोकन, विषय के महत्व की व्याख्या, छात्रों में पहले से कुछ रुचि होना, शिक्षक की स्वयं की रुचि। इसमें डी तो होगा ही नहीं, उसको हम लोग खारिज कर देते हैं। और सी में लैंग्वेज थोड़ा सा प्रॉब्लम है। जो छात्रों में पहले से रुचि होना, इसका सेंस है छात्रों द्वारा पहले से धारित रुचि, इंटरेस्ट ऑलरेडी पोजेस्ड बाय द स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर ए बी सी तीनों ही आकर्षित करता है कि इन तीनों के साथ ही शुरू किया जा सकता है किसी एक नए विषय को या पाठ को। लेकिन अगर हम बच्चों के इंटरेस्ट से शुरू करें तो वह ज्यादा अच्छा होगा। तो इसलिए यहां पर सी से हम शुरू कर सकते हैं। हालांकि ए और बी भी शुरुआत करने का एक तरीका है, लेकिन सी मोस्ट सुटेबल है इन तीनों में, इसलिए इसका आंसर सी होगा। यदि छात्र मानसिक कार्य से थका दिख रहा है तो शिक्षक को चाहिए, मेंटल वर्क से वह थका हुआ है, फैटिक है, तो शिक्षक को क्या चाहिए? कार्य की मात्रा कम कर देना जिसे छात्र को करना है, उसे विविध प्रकार के कार्य प्रदान करना, उसे दृढ़ता विकसित करने के लिए प्रोत्साहन देना और थकान के बावजूद जारी रखने के लिए कहना, पुरस्कारों के आकर्षण में वृद्धि करना जिसे प्राप्त किया जाता है। अब मेंटली थका हुआ है बच्चा, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो
कार्य की मात्रा कम कर देना यह कोई उपाय नहीं है और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से ऐसी स्थिति में सी भी सही नहीं है और डी भी सही नहीं है। जबरदस्ती होगा सी अगर करते हैं तो, और डी भी प्रभावी नहीं होगा। यहाँ पर एज ए टीचर क्लासरूम में या अगर हम ऐसे भी पढ़ा रहे हैं तो विविध प्रकार के कार्य प्रदान करना, मतलब केवल मेंटल वर्क नहीं बल्कि थोड़े से ऐसे वर्क जिसमें कि उसके अन्य प्रकार की भी गतिविधियां हो सके। तो इसलिए यहाँ पर बी सुटेबल होगा क्लासरूम सिचुएशन में विशेष करके। आंसर यहाँ होगा बी। कक्षा अनुशासन उन्मुख होना चाहिए। क्लासरूम डिसिप्लिन किस तरफ झुका हुआ होना चाहिए? सामाजिक अनुरूपता, व्यक्तिगत और सामाजिक समायोजन, आत्मनिर्भरता, स्वीकार्य कक्षा व्यवहार। अब यहाँ पर आत्मनिर्भरता पुनः प्रॉब्लम कर रहा है। यह वाकई में सेल्फ डायरेक्शन है, स्वनिर्देशन है। तो एक एक विकल्प हम लोग देखते हैं कि सामाजिक अनुरूपता, सोशल कन्फर्मिटी। सोशल कन्फर्मिटी को व्यक्तित्व के विकास के लिए, इंडिविजुअलिटी के डेवलपमेंट के लिए अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए ए खारिज हो जाएगा। अब बी सी डी तीनों ही आकर्षित करते हैं। स्वीकार्य कक्षा व्यवहार की तरफ भी हमें अनुशासन को बढ़ाना है और सेल्फ डायरेक्शन की तरफ बढ़ाना है, और समायोजन इंडिविजुअल एंड सोशल एडजस्टमेंट यह भी हमारा इसमें है। लेकिन फिर से हम लोग देखें कि सेल्फ डायरेक्शन सबसे अच्छा है जिसमें वे सेल्फ डिसिप्लिन सीख लेते हैं, इसलिए यहाँ पर सी होगा। किसी पाठ को प्रभावी बनाने के क्रम में शिक्षक के लिए यह आवश्यक है कि, यहाँ पर किसी पाठ को प्रभावी बनाना है, इफेक्टिव बनाना है, तो शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है? बच्चों के अनुभव से सामग्री को जोड़ना, निहित विषय वस्तु को इस प्रकार व्यवस्थित करना कि बच्चे उसे समझ सकें, व्यवस्थित तरीके से पाठ की योजना तैयार करें, उदाहरणों और पूर्ण विवरण प्रस्तुत करते हुए पाठ की व्याख्या करना। अब यहाँ पर पाठ को प्रभावी बनाना है, इफेक्टिव बनाना है, तो एक प्रकार से देखें तो चारों ही अट्रैक्ट करता है। जब हम बच्चों के अनुभव से सामग्री को जोड़ते हैं, कंटेंट को जोड़ते हैं, तो इफेक्टिव होता है, और जो विषय वस्तु है, कंटेंट है, उसको हम इस तरह से व्यवस्थित करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं कि बच्चे उसे समझ सकें, तो यह भी प्रभावी बनाने का तरीका है। और पाठ की योजना तैयार करें व्यवस्थित तरीके से, सिस्टमेटिकली, तो यह भी प्रभावी बनाने का तरीका है। और उदाहरण दें तो यह भी एक तरीका है, और डिटेल देना यह भी एक तरीका है। अब है कि इसमें मोस्ट सुटेबल क्या होगा। यह एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है और इसमें किसी के लिए भी कंफ्यूज होना लाजमी है, लेकिन सबसे पहला और प्रमुख जो स्टेप है और इसका आयाम है वह है कि जो योजना है, प्लानिंग ऑफ द लेसन, वह सिस्टमेटिक होना चाहिए। प्लानिंग ऑफ द लेसन सिस्टमेटिक होगा तो संभवतः पाठ प्रभावी होगा, लेकिन केवल प्लानिंग से नहीं, उसको एक्सिक्यूट भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर चूंकि आधिकारिक उत्तर सी है तो उसी के साथ हम यहाँ पर जाते हैं, लेकिन ठीक से कह पाना मुश्किल है कि अलग अलग व्यक्तियों के अनुसार इसके अलग अलग उत्तर हो सकते हैं। फिर भी यहाँ पर उत्तर सी के साथ हम लोग जाएंगे। इस प्रकार से कुछ प्रश्नों का हम लोगों ने विश्लेषण किया, अध्ययन किया। आशा है आपको यह विश्लेषण समझ में आया होगा। आपने यहाँ तक देखा, सुना, समझा, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।